हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की जो करंट अफेयर्स की जो क्लास है हमारी कंटिन्यू है, जिसमें हम राजस्थान के चर्चित जो प्लेस हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, नवंबर 25 से लेकर 15 मार्च तक जो भी चर्चाओं में रहे हैं उनसे रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है बासियाल गाँव, इसकी बात करेंगे हम। तो बासियाल गांव जो है क्यों चर्चा में रहा, यहाँ पर जो है गणेश्वर जो है और जोधपुरा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं ये बासियाल गांव, और झुंझुनू जिले जो हैं उसकी खेतड़ी तहसील में स्थित हैं। क्यों फेमस रहा अभी ये चर्चा में, लगभग 4500 वर्ष पुरानी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। कौन सा गांव है? बासियाल गांव। कहाँ स्थित है? झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में है। किससे संबंधित रखता है ये? गणेश्वर और जोधपुरा जो सभ्यता है उससे संबंधित स्थल है ये। उत्खनन का जो कार्य है यहाँ पर डॉक्टर ईशा प्रसाद और डॉक्टर श्वेता सिन्हा देश पांडे के द्वारा किया गया। बासियाल गांव याद रखना है, झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में स्थित है। चर्चा में रहने का कारण था कि यहाँ लगभग 4500 वर्ष पुरानी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उत्खननकर्ता का नाम याद रखिएगा, ईशा प्रसाद और डॉक्टर श्वेता सिन्हा देश पांडे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दूसरा है प्रसिद्ध स्थान जो है चर्चा वाला, वो है पाली घाट। पाली घाट जो है सवाई माधोपुर के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य पाली घाट में एक विशिष्ट और वैज्ञानिक रूप से विकसित घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम जो है यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। किसमें? पाली घाट के अंतर्गत जो घड़ियाल हैं उनका किस प्रकार वैज्ञानिक रूप से उनका विकास किया जाएगा और उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाएगा, वो प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट किया गया है। अगर बात करें रियरिंग फास्ट ट्रैक हेड स्टार्टिंग प्रोग्राम के तहत संरक्षित 5 महीने के 30 घड़ियाल के बच्चों में से 10 बच्चों को चंबल नदी में छोड़ा गया है। ये जो प्रोजेक्ट है वैज्ञानिक रूप से हम इनको विकसित कर रहे हैं, घड़ियालों का संरक्षण कर रहे हैं। तो एक कार्यक्रम है हमारे पास रियरिंग फास्ट ट्रैक हेड स्टार्टिंग प्रोग्राम के तहत हमने क्या है 5 महीने के 30 घड़ियाल के जो बच्चे हैं उनका संरक्षण किया है, और उनमें से 10 बच्चों को किसमें छोड़ा है? हमने पाली घाट में जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, घड़ियाल अभ्यारण्य, उसके अंतर्गत छोड़ा है। इसमें उद्देश्य क्या है इनका छोड़ने का? कि प्रारंभिक अवस्था में उनके जीवित रहने की गारंटी देना है। इसके तहत बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है, उन्हें प्राकृतिक भोजन खिलाया जाता है, उनके विकास पर तब तक नजर रखी जाती है जब तक कि वो बाहर जाने के लिए सुरक्षित न हो जाए। तो ये सारा जो प्रोग्राम है वो पाली घाट सवाई माधोपुर के अंतर्गत जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है वहां पर घड़ियालों का वैज्ञानिक रूप से संरक्षण करने के लिए प्रारंभ किया गया है। तो दो चर्चित स्थान, एक तो बासियाल गांव याद रखना है और एक पाली घाट सवाई माधोपुर के अंतर्गत स्थित है, और बासियाल गांव झुंझुनू में है। क्यों फेमस है? दोनों की विशेषता हम पढ़ चुके हैं। अब आता है सेलिसेड झील अलवर की। स्टार लगा लीजिएगा, ट्रिपल स्टार पूछा जाएगा प्रश्न ही है। सेलिसीड झील हमेशा आपको पता है परीक्षा में आती है, इसका स्थान कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित है। और अभी महत्वपूर्ण स्थल के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि इसे राजस्थान का 5वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। राजस्थान का कौन से क्रम का रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसे 5वें क्रम का रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसे राजस्थान के पहले मॉडल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, कौन से? मॉडल वेटलैंड के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। किसको? सेलिसिड झील को। कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित है। राजस्थान का 5वां रामसर स्थल है ये, और राजस्थान का पहला मॉडल वेटलैंड के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। अगला चर्चित स्थल है हमारा सवाईपुरा गांव। सवाईपुरा गांव का संबंध कहाँ से है? पाली से है। अगर बात की जाए तो 20 दिसंबर 2025 को
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा संचालित स्मार्ट विलेज मिशन मोड परियोजना का यहाँ से शुभारंभ किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि स्मार्ट विलेज प्रोग्राम जो है वो कहाँ से प्रारंभ किया गया है। सवाईपुरा गांव जो है कहाँ का, पाली से प्रारंभ किया है। 20 दिसंबर 2025 को स्मार्ट विलेज मिशन मोड परियोजना यहाँ से स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा। इसका जो समन्वयक रहेगा नोडल CSIR और CBRI है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की जो है इसके नोडल समन्वयक रहेंगे। उद्देश्य क्या है? विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसके अनुरूप जलवायु परिवर्तन, आजीविका उन्मुख और AI सक्षम समाधानों का एकीकृत कार्यान्वयन करना और स्मार्ट विलेज तैयार करना है। इस योजना का उद्देश्य जो है, जो हमारा विकसित भारत 2047 का विजन है उसके अकॉर्डिंग जो है क्लाइमेट चेंज है, आजीविका उन्मुख है, AI सक्षम समाधानों का उपयोग करते हुए हमें स्मार्ट विलेज जो है वो तैयार करने हैं। तो ये प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सवाईपुरा जो गांव है पाली का। तो सेलिसीड जो है वो हमारा मॉडल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा और सवाईपुरा गांव जो है स्मार्ट विलेज मिशन के तहत यहाँ से प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है, सवाईपुरा गांव से। अगर आता है गागरोन दुर्ग, तो आपको पता होगा कि 10 दिसंबर, पहले भी पढ़ चुके हैं करंट में अपन, कि 10 दिसंबर 2025 को जो है गागरोन के अंतर्गत एक चित्रकला महोत्सव का आयोजन किया गया। वहां पर 5100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में इसको रिकॉर्ड किया गया। अब आपको पता होगा कि झालावाड़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर है, सॉरी गागरोन दुर्ग जो है झालावाड़ में स्थित है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल है। तो गागरोन दुर्ग क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ पर 10 दिसंबर 2025 को एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, चित्रकला महोत्सव था वो। उसमें 5100 से अधिक चित्रकारों ने भाग लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया। ये जो कार्यक्रम है झालावाड़ जिले के जो पंच गौरव हैं उसके तहत आयोजित किए गए। इसमें अपन पंच गौरव की बात करें तो उपज है संतरा, प्रजाति कौन सी है? सागवान है, उत्पाद है कोटा स्टोन, पर्यटन स्थल है गागरोन दुर्ग और खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। ये हमें याद रखने हैं। आपको पता हो प्रत्येक जिले के लिए पंच गौरव घोषित किए गए हैं, उसी के तहत गागरोन दुर्ग के अंतर्गत जो है ये चित्रकला का महोत्सव आयोजित किया गया था। हम बात करें कि पंच गौरव में उपज जो है वो है संतरा, प्रजाति कौन सी है? सागवान, उत्पाद कौन सा है? कोटा स्टोन, पर्यटन स्थल है गागरोन और खेल कौन सा है? झालावाड़ का बास्केटबॉल है। ये हमें याद रखना है। उसके बाद आता है शेरगढ़ अभ्यारण्य। कहाँ पर है ये? 12 जिले के अंतर्गत स्थित है, बिल्कुल पता है हमें ये। यहाँ पर विश्व की सबसे छोटी जंगली बिल्ली जो है रस्टी स्पॉटेड कैट, कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी जो जंगली बिल्ली है रस्टी स्पॉटेड कैट की खोज की गई है। वैज्ञानिक नाम है प्रियोनाइलूरस पिगिनोसस। प्रियोनाइलूरस पिगिनोसस जो है रस्टी स्पॉटेड कैट की खोज की गई है। अगर अपन बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 के अंतर्गत को संरक्षित किया गया है और IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसमें नियर थ्रेटेंड IUCN के द्वारा उन प्रजातियों का वर्गीकरण है इसमें जो संकट श्रेणी, अत्यसंकटग्रस्त श्रेणी, संकटग्रस्त हो या कमजोर की श्रेणी में आने के करीब हैं, लेकिन वर्तमान में उस श्रेणी में नहीं है, मतलब संकटग्रस्त श्रेणी में आने की संभावना है। इसके अंदर इसको रखा गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य क्यों फेमस रहा? कि यहाँ पर विश्व की सबसे छोटी जंगली बिल्ली जो है रस्टी स्पॉटेड कैट जो है उसकी खोज की गई थी। ठीक है। उसके बाद बात करें कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ जो है हमें पता है राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों में स्थित हैं। ये भी पूछा जा सकता है इसका क्षेत्र राजसमंद है, पाली है, उदयपुर में स्थित हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो अभ्यारण्य है उसकी सीमा से 0 से 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है
उसे इको सेंसिटिव जोन क्या है, घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग तैयार करना है, कोई भी व्यवसाय करना है, होटल्स वगैरह बनाना है, इन पर सब पर क्या है, प्रतिबंध रहेगा। और इसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया गया है। इसके पर 0 से 1 किलोमीटर के एरिया का जो क्षेत्र है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। कौन से अभ्यारण्य वाला का? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान का है, हमारे राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों में स्थित है ये। उसके बाद आता है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? भरतपुर के अंतर्गत स्थित है सर ये, और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल है ये। यहाँ पर जो है एक दुर्लभ मांसाहारी जो पौधा है यूट्रिकुलेरिया, जिसे हम ब्लेडर वर्ड कहते हैं, इसकी खोज की गई थी। और आपको पहले भी बताया था कि यूट्रिकुलेरिया जो होता है उसके अंतर्गत जो है इस प्रकार केप होती है और इस प्रकार यह रास्ता होता है। इसके अंतर्गत जो है कीट जो होते हैं वो जाते हैं और ये ढक्कन जो होता है ऊपर से बंद हो जाता है। तो कीटों का भक्षण करने वाला पादप होता है यूट्रिकुलेरिया। कीटों से ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक दुर्लभ जो है मांसाहारी जो पौधा है यूट्रिकुलेरिया की खोज जो है वो कौन से हमारे अभ्यारण्य में या कौन से राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? तो वो आएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत की गई है। ठीक है। और जो मांसाहारी पादप हैं यूट्रिकुलेरिया, जिसे ब्लेडर वर्ड भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति किया करते हैं। कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं ये। देखो उसके बाद देखो यूरोप से आने वाले कॉमन शेल डक पक्षी की 10 वर्ष बाद यहाँ पर वापसी की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे को पता है कि साइबेरियन सारस पक्षी जो होते हैं वो केवलादेव भरतपुर के अंदर सर्दियों में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 वर्ष बाद जो है कॉमन शेल डेक जो पक्षी हैं यूरोप से आते हैं वो भी देखे गए हैं, जिनकी वापसी जो है 10 वर्ष के बाद हुई है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं आपके कि कॉमन शेल डेक पक्षी जो यूरोप के हैं वो 10 वर्ष बाद देखे गए हैं कहाँ पर? केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में। या यूट्रिकुलेरिया पादप जो ब्लेडर वर्ड है उसकी खोज कहाँ की गई है? केवलादेव के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद आता है खेजड़ली कला। खेजड़ली कला जो है जोधपुर जिले में है। और क्यों अभी चर्चा में रहा कि ये राजस्थान का जो है 40वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। जो संरक्षण के लिए हम कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करते हैं, तो 40वां हमारा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। वो कौन सा है? खेजड़ली कला जोधपुर का। उसके बाद आता है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। अब सज्जनगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है उसके अंतर्गत जो है अभी जो है फरवरी के महीने की बात है, यहाँ पर राजस्थान में दूसरी लोयन सफारी का शुभारंभ किया गया है। तो पहली लोयन सफारी कहाँ पर है सर? हमें ये बताइएगा आप। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है जयपुर का, वहाँ पर पहली जो है लोयन सफारी स्टार्ट की गई है नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंतर्गत। और पहली तो है नाहरगढ़ की और दूसरी कौन सी है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंतर्गत। तो हमारे यहाँ पर लोयन सफारी जो है वो कहाँ पर स्टार्ट की गई है? फर्स्ट में तो नाहरगढ़ के अंतर्गत। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? जयपुर का। और दूसरा जो है सज्जनगढ़, दूसरा कौन सा है? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ? उदयपुर का, जहाँ पर लोयन सफारी स्टार्ट की गई है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जो पंजाब के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा का उद्घाटन किया गया है। गुजरात से एशियाई शेर की जो जोड़ी लाई गई है यहाँ पर, तो इसका नाम याद रखना है, सम्राट और सुनैना। इसका नाम पूछा जा सकता है आपको कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंतर्गत जो है एशियाई जो शेर हैं गुजरात से जो लाए गए हैं उनका नाम क्या है? तो नाम याद रखना, एक का नाम तो सम्राट है और एक का नाम है सुनैना। सम्राट और सुनैना को लाया गया है कहाँ पर? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंतर्गत। उद्घाटन किया गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा, जो पंजाब के राज्यपाल हैं। अगला है अलवर। अलवर क्यों फेमस रहा? कि भारत का पहला 100% बीमा करने वाला जो है जिला बना है। बीमा अधिनियम 2047 जो है उसके अंतर्गत बीमित जो जिला है जहाँ पर
सभी लोगों का बीमा किया जा चुका है, वो ऐसा गांव जो ऐसा जिला जो घोषित किया गया है वो कौन सा है? अलवर है। अब अगर अपन बात की जाए तो गांव जो है जहां पूर्णतः सभी लोगों का बीमा किया गया जा चुका है, तो भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव जो है देसुला गांव अलवर के अंतर्गत स्थित है। अगस्त 2025 तक जो है यहाँ पर डाटा अगर लिया गया था तो यहाँ पर सभी लोगों का जो है बीमा किया जा चुका है। तो बीमित गांव है ये, कौन सा? देसुला अलवर का। जिला भी पूछा जाए तो आप बता दोगे अलवर ही है जो 100% बीमित जिला है। अब आता है कुछ जगहों के नाम बदलकर नए नाम कर दिए हैं। एक तरफ तो उनका पुराना नाम आएगा, एक तरफ नया नाम आएगा, आपसे सुमिलित किया ना पूछा जा सकता है। जैसे सुमेरपुर जो है जवाई बांध रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? पाली में। तो क्या है, देखो जवाई बांध रेलवे स्टेशन जो था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुमेरपुर जवाई बांध रेलवे स्टेशन। पहले जवाई बांध नाम था उसका रेलवे स्टेशन का, तो अब नया नाम क्या कर दिया गया है? सुमेरपुर जवाई बांध रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है? पाली के अंतर्गत। अब आता है कृष्णगंज, कहाँ है? अजमेर में। क्रिश्चियनगंज पुलिस थाना और चौकी जो थी उसका नाम बदलकर कृष्णगंज कर दिया गया है। पहले क्रिश्चियनगंज था, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? कृष्णगंज पुलिस थाना और चौकी। क्रिश्चियन जो था उसको कृष्णगंज कर दिया गया है, अजमेर की पुलिस थाना चौकी का नाम बदलकर। ठीक है। आबूराज, आबूराज हमारे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो था माउंट आबू जो है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आबूराज रख दिया गया है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आबूराज रख दिया गया है। माउंट आबू जो है हमें पता है सिरोही जिले में स्थित है। उसके बाद आता है कामवन, राजस्थान के दिग जिले में स्थित कामा का जो है उसका नया नाम जो है वो क्या रख दिया गया है? कामवन रख दिया गया है। कामवन, कामा का जो नाम है वो क्या कर दिया गया है? कामवन। ये कहाँ स्थित है? दिग जिले के अंतर्गत स्थित है। आबूराज का नाम जो माउंट आबू का नाम आबूराज रख दिया गया है। क्रिश्चियनगंज पुलिस थाना अजमेर जो है उसका नाम कृष्णगंज पुलिस थाना चौकी कर दिया गया है। और जवाई बांध का नाम बदलकर सुमेरपुर जवाई बांध कर दिया गया है रेलवे स्टेशन पाली। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आता है यज्ञपुर। यज्ञपुर भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर जो कस्बा है उसका नाम क्या कर दिया गया है? यज्ञपुर। याद रखना, आप लोग पूछा जा सकता है कि यज्ञपुर किसका नाम है? वो है जहाजपुर का। जहाजपुर जो है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यज्ञपुर कर दिया गया है। और ये कहाँ है? भीलवाड़ा में। उसके बाद आता है देखो अगला चर्चित स्थान आता है हमारा शिव मठ मंदिर चंद्रसेल। शिव मठ मंदिर जो है चंद्रसेल कोटा के अंदर स्थित है। क्यों चर्चा में रहा? उप मुख्यमंत्री हमारी दिया कुमारी जी के द्वारा इस मंदिर के संरक्षण की घोषणा की गई थी। और ये मंदिर जो है 10वीं और 11वीं शताब्दी का एक प्राचीन मंदिर है। तो शिव मठ मतलब शिव जी से संबंधित मंदिर हैं, ये शिवालय हैं। स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। आप पूछा जा सकता है शिव मठ मंदिर चंद्रसेल कोटा में स्थित हैं। यहाँ चर्चा में रहने का कारण था उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा मंदिर के संरक्षण की घोषणा की गई थी। मंदिर जो है 10वीं से 11वीं शताब्दी का एक प्राचीन शिव मंदिर है ये। उसके बाद आता है न्योमा एयरबेस। कुछ अंतर्राष्ट्रीय बात भी है। न्योमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख में स्थित है ये। उद्घाटन जो है नवंबर 2025 में हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी के द्वारा किया गया। क्यों फेमस है? क्योंकि भारतीय वायुसेना का सबसे ऊंचा एयरबेस है ये। 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। न्योमा एयरबेस। न्योमा एयरबेस कहाँ पर है? पूर्वी लद्दाख में स्थित है। नवंबर 2025 में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। वायुसेना का सबसे ऊंचा एयरबेस है। लमसम उसकी ऊंचाई जो है 13,700 फीट पर है। निर्माण जो है जो हमारा
सीमा सड़क संगठन जो है BRO के द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक के तहत किया गया है। प्रोजेक्ट हिमांक के तहत इसका निर्माण BRO के द्वारा किया गया है। तो न्योमा एयरबेस कहाँ पर है? पूर्वी लद्दाख में। और क्यों फेमस है? क्योंकि वायुसेना का सबसे ऊंचा एयरबेस है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा नवंबर 2025 में उद्घाटन किया। BRO के द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक के तहत ये इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद आता है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। स्टार लगा लीजिएगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। ठीक है। उद्घाटन जो है इसका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर किया गया था। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी 101वीं जयंती पर उद्घाटन किया गया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसकी विशेषता क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यहाँ पर 65 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी राष्ट्र प्रेरणा स्थल के अंतर्गत। संग्रहालय कमल के आकार में निर्मित अत्याधुनिक संग्रहालय का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ बनने वाला है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्या क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और यहाँ संग्रहालय भी बनेगा जिसमें कमल के आकार में निर्मित होगा और अत्याधुनिक संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद आता है लखनऊ। लखनऊ जो है यूसीसीएन जो है उसके जो यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी श्रेणी, मतलब पाक कला से संबंधित है ये, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी श्रेणी के अंतर्गत यूसीसीएन क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है। किसको? लखनऊ को। याद रखना आप लोग, लखनऊ को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी श्रेणी के अंतर्गत यूसीसीएन में शामिल किया गया है। यूसीसीएन जो है उसमें भारतीय जो शहर होते हैं उनको कला के उसमें, जैसे अपन साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, शिल्प और लोक कला के संबंध में, फिल्म में, इनसे इसकी एक कैटेगरी होती है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन। ये यूनेस्को की एक पहल है। उसमें गैस्ट्रोनोमी श्रेणी के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? लखनऊ को। जैसे अपन बात करें कोझिकोड जो है उसको किसके? साहित्य के लिए। ग्वालियर, वाराणसी और चेन्नई को संगीत के लिए। जयपुर, श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के लिए। मुंबई को फिल्म के लिए। हैदराबाद को गैस्ट्रोनोमी, और इसको भी, लखनऊ को भी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल किया है। गैस्ट्रोनोमी का मतलब है पाक कला। ठीक है। तो आपको याद रखना है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी श्रेणी में यूनेस्को की में यूसीसीएन जो है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत जो है लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल किया गया है। पहले की अगर बात की जाए तो कोझिकोड को साहित्य के लिए, ग्वालियर, वाराणसी और चेन्नई, ग्वालियर, वाराणसी और चेन्नई जो हैं उसको किसके लिए? संगीत के लिए। जयपुर हैं, श्रीनगर हैं और इनको शिल्प और लोक कला के लिए। मुंबई को फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए। हैदराबाद को पाक कला जो है गैस्ट्रोनोमिक्स के लिए शामिल किया है और लखनऊ को भी इसी श्रेणी में शामिल किया है। अब यूसीसीएन जो है, अपन बात करें क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को के द्वारा कब वर्ष 2004 में स्थापित हैं। 7 रचनात्मक क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, जैसे शिल्प के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में, गैस्ट्रोनोमी, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिजाइन, साहित्य और संगीत में। तो इस प्रकार अलग अलग जो हैं शहर उनको शामिल करते हैं। जैसे कोझिकोड को साहित्य के में शामिल किया, ग्वालियर, वाराणसी, चेन्नई को संगीत में, जयपुर, श्रीनगर को शिल्प लोक कला में, मुंबई को फिल्म में, हैदराबाद को गैस्ट्रोनोमी में शामिल किया गया है। कब से स्थापित किया गया है ये? यूनेस्को के द्वारा 2004 में। अब बात करते हैं नगांव जिला। नगांव जिला कहाँ पर है? असम के अंतर्गत स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 29 दिसंबर 2025 को
बटाद्रवा जो थाना है उसका पुनः विकास परियोजना का लोकार्पण किया है यहाँ पर, ठीक है, नगांव जिला के अंतर्गत। नव वैष्णव धर्म और एक शरण नाम धर्म परंपरा के प्रवर्तक हैं जो है हमारे श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली भी कौन सा गांव है, नगांव जिला है असम का। नव वैष्णव धर्म और एक शरण नाम धर्म परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकर देव जी की जन्मस्थल भी है वो कौन सा है, नगांव जिला है, कहाँ पर है, असम के अंदर स्थित है। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर 29 दिसंबर 2025 को बटाद्रवा जो थाना पुनः विकास परियोजना का लोकार्पण किया गया है। उसके बाद आता है आईनी एयरबेस, वेरी वेरी मोस्ट याद रखना, आईनी एयरबेस ये भारत का एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी सैन्य हवाई अड्डा था जो तजाकिस्तान और भारत दोनों की द्विपक्षीय जो समझौते के तहत इसको स्थापित किया गया था। अभी चर्चा में रहने का कारण क्या है कि भारत ने दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय समझौते की जो समाप्ति है, द्विपक्षीय समझौते की समाप्ति के बाद आईनी एयरबेस को खाली कर दिया है, ठीक है। तो आईनी एयरबेस जो है उसको खाली कर दिया गया है, याद रखना आप लोग। और कहाँ पर है ये, तजाकिस्तान के अंतर्गत था और भारत का एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी सैन्य हवाई अड्डा था तजाकिस्तान के अंतर्गत जिसको खाली कर दिया है आईनी एयरबेस। उसका बताता है हेली गुब्बी ज्वालामुखी, इथोपिया के अंतर्गत हैं, अफार रीजन के अंतर्गत स्थित है इथोपिया के, और 12,000 वर्षों के अधिक समय के बाद इसका उद्गार हुआ और ये चर्चा में है। आपसे पूछा जा सकता है हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ है, इथोपिया के अंदर स्थित है। और क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि 12,000 वर्षों के बाद इसमें भी उद्गार हुआ है किसके अंतर्गत, हेली गुब्बार ज्वालामुखी इथोपिया के अंतर्गत। उसके बाद है काशिवाजाकी कारीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी वेरी मोस्ट है, ये विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 8,000 मेगावाट का है ये। और काशिवाजाकी कारीवा नाम से पता लग रहा है जापानी नाम है, जापान का है। फुकुशिमा हादसे के बाद पुनः शुरू करने को मंजूरी मिली है और विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये और 8,000 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब आता है बुल्गारिया, बुल्गारिया जो देश है उसने यूरो जो है मुद्रा उसको आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है और यूरो जोन जो है उसका 21वां सदस्य बना है बुल्गारिया। उसके बाद आता है खार्गद्वीप, स्टार लगा लीजिएगा, खार्गद्वीप चर्चा में रहा क्योंकि अभी आपको पता है ईरान का, अमेरिका का और इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है तो उसमें काफ़ी नाम देखा गया खार्गद्वीप का। ईरान की मुख्य भूमि से लगभग 50 किलोमीटर दूर जो है वो फारस की खाड़ी के अंतर्गत स्थित हैं। ये 8 किलोमीटर लंबा कोरल आइसलैंड है, ये फारस की खाड़ी में स्थित हैं और ईरान का प्रमुख तेल निर्यातक केंद्र है ये। ईरान का प्रमुख तेल निर्यातक केंद्र कौन सा है, खार्गद्वीप है, फारस की खाड़ी के अंतर्गत स्थित है, इंपॉर्टेंट है। ईरान की मुख्य भूमि से लगभग 50 किलोमीटर दूर फारस की जो खाड़ी है उसमें स्थित है कि ये 8 किलोमीटर लंबा एक कोरल आइसलैंड है, कोरल द्वीप है जो ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है। कौन सा है, खार्गद्वीप। आपसे पूछ सकता है खार्गद्वीप कहाँ पर है, फारस की खाड़ी के अंदर स्थित है और इस पर नियंत्रण किसका है, ईरान का। अब आता है हॉर्मुज स्ट्रीट, आपको पता है पेपर में चर्चा में है कि ईरान के द्वारा हॉर्मुज स्ट्रीट को बंद कर दिया गया है। तो उत्तर में तो ईरान और दक्षिण में ओमान, इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में क्या है, ओमान और यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित एक 55 से 95 किलोमीटर चौड़ा एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है ये। और इम्पोर्टेंट क्या है कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये प्रश्न बनेगा परीक्षा में कि हॉर्मुज स्ट्रीट जो है वो किसको जोड़ती है, जो फारस की जो खाड़ी है उसको ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने का काम करती है हॉर्मुज स्ट्रीट, याद रखना आप लोग। और मध्य पूर्व से
तेल और गैस, मध्य पूर्व से तेल और गैस आपूर्ति के लिए मुख्य परिवहन जो मार्ग है वो कौन सा है? हॉर्मुज स्ट्रेट ही है। आपसे यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने का कार्य करता है। किसको किससे जोड़ता है ये पूछा जा सकता है कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने का कार्य करता है हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, इसके उत्तर में तो ईरान है, दक्षिण में ओमान है और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है ये, जो मध्य पूर्व से तेल और गैस की आपूर्ति का मुख्य परिवहन मार्ग है। ठीक है, आता है बानसूर। अगले फेमस स्थान है बानसूर, कोटपुतली बहरोड में है, महुआ दौसा में है, मालपुरा टोंक के अंतर्गत है। तीनों नाम याद कर लीजिएगा, परीक्षा में मिलेंगे आपको ये। बानसूर कोटपुतली बहरोड में जो है, महुआ जो है वो दौसा में है और मालपुरा टोंक के अंतर्गत स्थित है। ये क्यों चर्चा में रहे हैं? इनके चर्चा में रहने का कारण था कार्बन फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, यह इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि कार्बन जो है, ये कार्बन फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट है ये, इसको हम समझ लेते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है ये। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, उस गैस को जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंतर्गत हैं, पेड़ों के द्वारा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ये तीनों जो क्षेत्र हैं, बानसूर, महुआ दौसा और मालपुरा टोंक, ये तीनों क्षेत्र जो हैं कार्बन फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुने गए हैं। कौन सा? एक तो बानसूर कोटपुतली बहरोड का, महुआ और मालपुरा टोंक महुआ दौसा का। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट में क्या होता है, एक क्रेडिट जो होता है वो 1 टन CO2 के बराबर होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का आप उपयोग कम करें या इसको क्या कर लें, अवशोषित कर लें। अब क्या करता है, यदि कोई किसान कम प्रदूषण करता है या CO2 को मिट्टी में या पेड़ों में स्टोर करता है तो उसे कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं और वो इन क्रेडिट्स को कंपनियों को बेचकर क्या करता है, पैसा कमाता है। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है उस गैस को क्या करते हैं, पेड़ों में या मिट्टी के अंतर्गत स्टोर करता है, उसको कार्बन क्रेडिट मिलता है। 1 टन CO2 में उसको 1 क्रेडिट प्राप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। किसान क्या अपनाते हैं इसके अंतर्गत, नो टिल फार्मिंग, मतलब जुताई कम करते हैं, फसल चक्र को अपनाते हैं, जैविक खेती करते हैं। इससे मिट्टी में कार्बन स्टोरेज होती है और कार्बन का स्टोर बढ़ता जाता है, CO2 वातावरण में कम होती है, फिर डेटा मापा जाता है और किसान को कार्बन क्रेडिट्स दिए जाते हैं। अंत में कंपनियां ये क्रेडिट खरीदती हैं और किसान को क्या प्राप्त हो जाती है, अतिरिक्त आय मिल जाती है। अब किसान को इससे क्या फायदा मिलेगा, अभी पढ़ा हमने, अतिरिक्त आय मिल जाती है, कार्बन इनकम होती है उनको, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाती है, लागत कम हो जाती है, रसायन कम उपयोग करने पड़ते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन बढ़ जाता है। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्लाइमेट चेंज कम हो जाता है, CO2 का उत्सर्जन घट जाता है और मिट्टी की गुणवत्ता सुधर जाती है। तो कार्बन क्रेडिट जो पायलट प्रोजेक्ट हैं वो बानसूर कोटपुतली में, महुआ दौसा में, मालपुरा टोंक में प्रारंभ किया गया है। याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे कि कार्बन फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। जैसे इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि जितने भी क्रॉप्स हैं, राइस के हैं, जीव जंतु हैं, ये सब क्या करते हैं, पेड़ पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे उनको लेते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, उसके बाद वापस ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है। और आपको पता है जब CO2 ज़्यादा हो जाती है तो चारों तरफ हम वायुमंडल के एक लेयर बना लेती है, CO2 गैस वापस नहीं जा पाती तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार आपको पता है जैसे जानवर हैं वो मलमूत्र छोड़ते हैं, उनसे मीथेन वगैरह गैस बनती हैं। इस प्रकार
सोल कार्बन का स्टोर किया जाता है मिट्टी के द्वारा, इस प्रकार स्टोर कर लेते हैं ये, ठीक है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आप। बासियल गांव के संबंध में कौन से कथन पे विचार कीजिए, सही कथन बताइए। बासियल गांव कहाँ पर है, झुंझुनू में है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ लगभग 4500 वर्ष पूर्व लोह युगीन, अब लोह युगीन नहीं था यहाँ पर, ताम्र पाषाण पढ़ा था हमने, तो ये गलत है। गणेश और जोधपुर संस्कृति से संबंधित है, तो ये दोनों 1 और 3 यहाँ सही रहने वाले हैं। अगला है सेलिसीड झील के संबंध में हमने पढ़ा अभी कि राजस्थान का 5वां रामसर स्थल है, ठीक है। मॉडल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी सही है। तो ये अलवर में है क्या, ये गलत हो जाएगा, सॉरी भरतपुर में है क्या, गलत हो जाएगा। कहाँ पर है ये, अलवर के अंतर्गत स्थित है। उसके बाद है वर्ष 2025 में भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य हवाई अड्डा आईनी एयरबेस को खाली कर दिया गया है। आईनी एयरबेस किस देश में स्थित है, अभी पढ़ा था हमने, तजाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। उसके बाद आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2004 में स्थापित किया गया, ठीक है। लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में, ठीक है। हैदराबाद को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की श्रेणी में, गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल हैं, तो आपने पढ़ा था, तीनों आंसर सही हैं ये। हाल ही में समाचारों में रहा खार्ग द्वीप, आपको पता है कहाँ पर है, फारस की खाड़ी में स्थित हैं, और इस पर नियंत्रण किसका है, ईरान का। ईरान का क्या है, ये तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र है, ये तेल निर्यात केंद्र है, ये कोरल आइसलैंड है, कहाँ पर है, फारस की खाड़ी के अंदर। इस प्रकार जो है एक छोटा सा टॉपिक था, यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में संभावित पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगली ही क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।